हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रैक। डेली करंट अफेयर सेशन में मैं राजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 10 मई 2022 और आज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर हम फोकस करेंगे। ये करंट अफेयर्स भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो पूरे सेशन को बहुत मन लगा के सुनिए और हर एक प्रश्नों का आप नोट्स जरूर बनाएं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक और क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सेशन शुरू करने से पहले आप सभी के लिए ऊर्जावान पंक्तियां। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप बार बार सोचेंगे कि आपने फैसला सही या फिर गलत लिया है तो आप हमेशा चिंतित रहेंगे, आप अपने कर्म पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। एक बार फैसला लीजिए और उसे सही करके दिखाइए, क्योंकि दोस्तों आप सभी के अंदर क्षमता है, आप सभी के अंदर वो दम है। हमें बस अपनी काबिलियत पर भरोसा रख करके आगे बढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। एशियन गेम्स 2022 स्थगित कर दिया गया है। यह किस देश में होने वाला था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन चाइना में होने वाला था। कहां पर? चाइना में। यह फैसला किसने लिया है? एशिया ओलंपिक परिषद ने लिया है, ओसीए ने यह फैसला लिया है। दोस्तों, सितंबर में चीन के हांगजो में होने वाली एशियन गेम्स 2022 को कोविड-19 की वजह से 2023 तक स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों और भी ऐसे इवेंट्स हैं जो बढ़ा दिए गए हैं या फिर सस्पेंड कर दिए गए हैं या आगे कर दिए गए हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने यह भी फैसला लिया है कि दिसंबर में शांताऊ, चाइना में है, जो कि एशियन यूथ गेम्स होने वाला था और एशियन यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण को भी रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा इस साल चेंगदू में, चाइना में 26 जून से 27 जुलाई तक होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को भी 2023 तक बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे हमने तो बात कर ली एशियन गेम्स की, तो आप सोच रहे होंगे कि सर बताओ आप इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स। तो दोस्तों, जैसा आप सोचते हैं वैसा मैं भी करने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, एशियाई खेल के बारे में आइए जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1951 4 मार्च को। देखिए, इसका सबसे पहला आयोजन कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में। इसका जो प्रतीक चिन्ह है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, चमकता सूरज इसका प्रतीक चिन्ह है। इन खेलों का नियंत्रण कौन करता है? एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के ऑब्जर्वेशन में किया जाता है। दोस्तों, भारत ने कब कब एशियन गेम्स का आयोजन किया है? तो सबसे पहले तो मैंने आपको अभी यही बताया कि 1951 में नई दिल्ली में और 1982 में एशियन गेम्स का आयोजन किया गया। 1951 और 1982। दोस्तों, 2018 में एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था। कहां पर? इंडोनेशिया में। अब बात आती है दोस्तों 2026 में कहां पर होगा? तो ध्यान से सुनिएगा, पूछा जा सकता है। तो 2026 में जापान में होगा, 2030 में कतर में होगा और 2034 में सऊदी अरब में एशियन गेम्स होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सारे शेड्यूल सेट होते हैं पहले से ही और हर 4 साल में एशियन गेम्स का आयोजन किया जाता है। देखिए, इस बार का जो एशियन गेम्स 2022 है चाइना में होने वाला था 10 से 25 दिसंबर। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने रहा, ध्यान से सुनिएगा। टीवीएस मोटर कंपनी का प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टीवीएस मोटर कंपनी? तो दोस्तों, इनका नाम है सुदर्शन वेणु। क्या नाम है दोस्तों? सुदर्शन वेणु। दोस्तों, इन्हें इस पद पर क्यों नियुक्त किया गया है? क्योंकि इन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है भारत के अंदर, एशिया, अफ्रीका, यूरोप सहित विदेशी बाजारों में कंपनी के डेवलपमेंट में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, टीवीएस मोटर कंपनी के बोर्ड बैठक में सुदर्शन वेणु को क्या बनाया गया है? प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन का क्या नाम है? वेणु श्रीनिवासन। क्या नाम है इनका? वेणु श्रीनिवासन। हम इस 15 से 20 मिनट के लेक्चर में आपने ऑब्जर्व किया होगा 100 से 150 महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके आप हमें मोटिवेशन दे सकते हैं ताकि हम और भी अच्छा कार्य कर सकें। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है भारतीय अर्थशास्त्री जयति घोष को। जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का जो प्रतिनिधित्व करेंगी आरुषि वर्मा। देखिए, अगली बात हम करेंगे प्रलय मंडल की। तो दोस्तों, प्रलय मंडल को सीएसबी बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है।
एशियाई क्रिकेट परिषद का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? जय शाह को। दोस्तों बीसीसीआई के वर्तमान में सेक्रेटरी कौन है? जय शाह है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली है। एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन है? एन चंद्रशेखरन। कौन है? एन चंद्रशेखरन। ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रेसिडेंट और एमडी बनाए गए हैं रंजीत रथ। देखिए फ्रेंड्स, हम और भी अपॉइंटमेंट के बारे में जान लेते हैं। आइए जानते सेबी के अध्यक्ष कौन है। तो इनका नाम है माधवी पुरी। NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, तो देखिए इसके अध्यक्ष है प्रोफेसर भूषण पटवर्धन। दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बनाए गए भाजपा नेता हैं प्रमोद सावंत जी। उत्तराखंड में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं पुष्कर सिंह धामी। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं। दूसरी बार मणिपुर में मुख्यमंत्री बने हैं एन बीरेन्द्र सिंह। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवंत मान। ये सारी नियुक्तियां हाल ही में हुई हैं और एग्जाम में निश्चित इससे एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो ध्यान से सुनते जाइए और हर एक पॉइंट को नोट भी करिए। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए इस राज्य का नाम है राजस्थान। क्या नाम है? राजस्थान। दोस्तों मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार यह रिपोर्ट पेश की गई कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के क्यूमुलेटिव लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशन को पार किया है। दोस्तों राजस्थान में आइए देखते हैं एनर्जी का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है। दोस्तों अक्षय ऊर्जा, दोस्तों अक्षय ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ऐसी एनर्जी जिसका बहुत समय से पहले से इस्तेमाल नहीं हो रहा है और ये खत्म नहीं होती, ये रिन्यूएबल होती है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो ये 55% है। थर्मल एनर्जी 43% है। एटॉमिक एनर्जी 2% है। तो इस प्रकार से एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है। राजस्थान में टोटल 32.5 गीगावाट जो है बिजली क्षमता स्थापित की गई है। राजस्थान ने सौर ऊर्जा नीति 2019 पेश किया है। इसका लक्ष्य क्या है? 2024-25 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य, सौर ऊर्जा का टारगेट हासिल करना। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में हाल ही में किसे चुना गया है? Who has been elected to the board of directors of the Federal Reserve Bank of New York? तो दोस्तों हाल ही में अरविंद कृष्ण जी को चुना गया है निदेशक मंडल में। दोस्तों अरविंद निदेशक जी हैं IBM के प्रेसिडेंट और CEO हैं। अरविंद कृष्ण को अब फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया है। दोस्तों बैंक ने कृष्ण को क्लास B निदेशक बनाया है। ये 31 दिसंबर 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। दोस्तों भारत में इन्होंने IIT कानपुर से पढ़ाई की। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क को जान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है। दोस्तों फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क अमेरिका के 12 फेडरल रिजर्व बैंकों में से एक है। यह संपत्ति के हिसाब से सबसे बड़ा है और वॉल्यूम के हिसाब से सबसे सक्रिय है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1914 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की हमारी सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। मैं आपको बताने वाला हूं हाल ही में हुए निधन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हाल ही में उड़िया गायक और संगीतकार का निधन हुआ है। इनका क्या नाम है? प्रफुल्ल कर। मंजू सिंह कौन थी? टेलीविजन निर्माता और अभिनेत्री थी, जो अब हमारे बीच में नहीं है। अमेरिकी कवि और पुलित्जर पुरस्कार विजेता रिचर्ड हावर्ड जी का निधन हो गया है। सिक्किम के पूर्व CM जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनका क्या नाम है? बीबी गुरुंग। मिगुअल वैन डैम, ये बेल्जियम के फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। स्टीफन विलाइट GIF प्रारूप के निर्माता। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमेश चंद्र लाहोटी जी का निधन हो गया है। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो गया है। आखिरी में बात करेंगे माली के पूर्व प्रधानमंत्री सोमेलो बौबे माइगा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं सुधांशु धूलिया जी और दूसरे जमशेद बुरजोर पर्दीवाला। दोस्तों हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं या अन्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति जो भी होगा उनके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अब आइए जान लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे सुधांशु धूलिया, और गुजरात हाईकोर्ट में न्यायाधीश, इनका नाम
दोस्तों वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है जजेस की? 34। कितनी है? 34 है। दोस्तों वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? एनवी रमणा है। कौन है? एनवी रमणा है। अब दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि एनवी रमणा भारत के किस नंबर की सीजेआई हैं? तो भारत के 48वें नंबर के सीजेआई हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बताता हूं। आर्टिकल 223। दोस्तों आर्टिकल 223 के तहत क्या होता है? जो राष्ट्रपति होता है अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने क्या किया है? गुवाहाटी हाईकोर्ट के वरिष्ठतम अपर न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री नोंगमी कापम कोस्टीवर सिंह, इन्हें मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है। दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 223 की बात आई है तो मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। जब किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होता है या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होता है या वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है तो राष्ट्रपति उसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से किसी एक को मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों के पालन के लिए नियुक्त करता है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमारे संविधान में किस भाग में बताया गया है? तो भाग 5 पार्ट 5 में बताया गया है। आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियां एवं प्रक्रियाओं से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हाल ही में कितने पारंपरिक खेल शामिल किए गए हैं? तो कितने खेल शामिल किए गए हैं? 5 ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स शामिल किए गए हैं। दोस्तों जो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये क्या कर रहा है? हर साल हमारे भारत में जितने भी प्रतिभाशाली युवा हैं उन सभी को बाहर ला रहा है, उन सभी को मंच प्रदान कर रहा है ताकि वो ओलंपिक्स में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयार हो। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हो रहा है? हरियाणा में हो रहा है। हरियाणा में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है। इसमें 5 ट्रेडिशनल गेम्स, पहला है गतका, दूसरा है थांगता, तीसरा है योगासन, चौथा है कलरी पयट्टू और 5वां मलखम। ये 5 ट्रेडिशनल गेम्स को शामिल किया गया है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा रुकिए। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो है इसका आज मैंने आपको बताया हरियाणा में होगा। 4 से लेकर 13 जून तक पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए जो पिछला खेलो इंडिया यूथ गेम्स था कहाँ पे हुआ है? गुवाहाटी, असम में। अब दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये क्यों किया जा रहा है? खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है खेलो इंडिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कब? 2017 में इसे अनुमोदन मिला था। दोस्तों इस योजना में क्या किया जाएगा? हर साल सर्वश्रेष्ठ 1000 बच्चों को अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के लिए तैयार किया जाएगा और उन्हें 8 साल के लिए 5 लाख रुपए का सालाना वार्षिक छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कब हुआ था? 2018 में। दोस्तों मैंने आपको 5 ट्रेडिशनल गेम्स के नाम बताए थे। आइए एक एक करके सबको समझ लेते हैं। सबसे पहले गतका देखते हैं। तो देखिए ये सिख धर्म से जुड़ा एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है, याद रखिएगा। दूसरा मैंने आपको बताया था कलारी पयट्टू। तो कलारी पयट्टू दोस्तों इसका उल्लेख हमें संगम साहित्य में मिलता है और ये युद्ध की कला का अभ्यास है। देखिए नेक्स्ट है मलखंभ। तो मलखंभ जो है ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। दोस्तों जमीन में धंसे एक खंभे पर चढ़कर खिलाड़ी कौशल का प्रदर्शन करते हैं। 2013 में मध्य प्रदेश सरकार ने इसे अपना राजकीय खेल घोषित किया है और मलखंभ एकेडमी की स्थापना उज्जैन में की। नेक्स्ट है थांगता। थांगता जो है मणिपुर का एक भारतीय मार्शल कला है। देखिए फ्रेंड्स धमाकेदार प्रश्न आपके सामने आने वाला, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 9 मई 2022 को कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो दोस्तों इन सभी जो तीनों योजनाएं हैं इनके 7 साल पूरे हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन योजनाओं को कब शुरू किया गया था? तो इन तीनों योजनाओं को पीएम मोदी जी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में लॉन्च किया था। पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 2 बीमा योजनाएं हैं। और देखिए बात करें यहाँ पे अटल पेंशन योजना की, तो इसका क्या मकसद है? बचत के अवसर को प्रदान करना, ताकि जो वृद्धावस्था में है, ताकि ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको वृद्धावस्था में नियमित पेंशन मिल सके। अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप समझ पा रहे हैं, जो ठेला चलाते हैं, जो गरीब हैं,
जो किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, जो किसी प्राइवेट जॉब में नहीं है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, तो दोस्तों इन्हें हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। अब देखिए एक एक करके हर एक योजना को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीएम सुरक्षा बीमा योजना। जैसा कि मैंने आपको बताया 9 मई 2015 को इसे लॉन्च किया गया। 18 से 70 साल के गरीब और वंचित लोगों के लिए किफ़ायती बीमा प्रदान किया जाता है। इस योजना में क्या होगा, आकस्मिक मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए या फिर आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए का जोखिम कवरेज मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट योजना की बात करेंगे, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। ये भी 9 मई 2015 को लॉन्च की गई। देखिए इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष के बीच के लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जिसका बीमा होगा उसी व्यक्ति को किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लिए आपको वार्षिक प्रीमियम भरना होगा 330 रुपये। सदस्य का जीवन बीमा 55 वर्ष की आयु में समाप्त होता है। दोस्तों जीवन बीमा निगम और अन्य सभी जीवन बीमा कंपनियों के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। देखिए लास्ट बात करेंगे अटल पेंशन योजना। ये भी 9 मई 2015 को लॉन्च की गई। ये 18 से 40 वर्ष की आयु की कैटेगरी के लोग ही इसके लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों अभिदाताओं को क्या मिलेगा, 60 साल की उम्र में या तो 1000 रुपये, 2000 रुपये या 3000 या 4000 या 5000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी मिलेगी। जिस प्रकार से वो प्रीमियम भरेंगे 60 साल तक, उस हिसाब से उनको हर महीने ये पैसा मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। मैड्रिड ओपन का खिताब हाल ही में किसने जीता है? हु हैज वॉन द मैड्रिड ओपन टाइटल? दोस्तों हाल ही में खिताब जीता कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल फाइनल में किसे हराया है? अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को। इस जीत के साथ कार्लोस विश्व रैंकिंग में 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं। दोस्तों आपसे ये पूछा जा सकता है कि कार्लोस जो है किस देश के खिलाड़ी हैं? तो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं और अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जर्मन टेनिस खिलाड़ी हैं। दोस्तों फाइनल में पहुंचने से पहले अल्कराज ने राफेल नडाल को हराया और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को भी हराया है। हाल ही में कार्लोस अल्कराज ने पिछले महीने मियामी मास्टर का खिताब भी जीता था। दोस्तों आज का आखिरी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में किस राज्य ने लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड लक्ष्मी योजना 2.0? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों लक्ष्मी योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की थी और लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ मध्य प्रदेश ने किया है। इसमें क्या होगा, क्या घोषणा की गई है? बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है मध्य प्रदेश की लड़कियों के लिए। तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM या फिर किसी अन्य संस्थान में प्रवेश लेने पर लाडली लक्ष्मी की पूरी फीस का भुगतान मध्य प्रदेश सरकार करेगी। ये बहुत ही अच्छी पहल है दोस्तों। व्यक्तिगत रूप से मैं मामा जी को धन्यवाद दूंगा। ऐसी स्कीम्स लाती रहे ताकि हमारी जो लड़कियां हैं किसी से कम नहीं, हमारी छोरियों किसी छोरों से कम है के। तो दोस्तों सीएम ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश सरकार कॉलेज में शामिल होने वाली लाडली लक्ष्मी की 2 किस्तों में 25,000 रुपये प्रदान करेगी। देखिए आइए और भी मुख्य बिंदुओं को जान लेते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि लड़कियों की बेहतरी के लिए काम करने वाली जो भी पंचायतें हैं उन्हें लाडली लक्ष्मी पंचायत का दर्जा मिलेगा। इसके अलावा लाडली ई संवाद एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं, 2 मई से लेकर 12 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव भी मनाएगा मध्य प्रदेश सरकार। लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 2007 से। देखिए फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की रसमलाई यानी 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो देखिए प्रश्न पहला ये रहा, अगस्त 2021 में हाल ही में किस देश में खाद्य आपातकाल लगाया गया है? तो खाद्य आपातकाल कहां पे लगाया गया? ध्यान से सुनिएगा, श्रीलंका में। कहां पर? श्रीलंका में। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक सुमित आंतिल ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता? तो जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कौन सा मेडल? गोल्ड। टॉय ट्रेन सफारी कहां शुरू की गई? दार्जिलिंग रूट पर टॉय ट्रेन सफारी शुरू की गई। कहां पर? दार्जिलिंग रूट पर। देखिए नेक्स्ट है वाई ब्रेक एप्लीकेशन को हाल ही में कहां पे लॉन्च किया गया? किसने लॉन्च किया? वाई ब्रेक एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? आयुष मंत्रालय ने। कौन से मंत्रालय ने? आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 29 अगस्त को। दोस्तों 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है।
मैक्सिको ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब हाल ही में किसने जीता था? पहला ड्रोन मेला कहां पर आयोजित किया गया था? देखिए, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? सेबी के अध्यक्ष कौन है? एशियाई खेलों की शुरुआत कब से हुई? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देने हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम 8 और 9 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान से सुनते जाइए। तो पहला प्रश्न ये रहा, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो कल ही मैंने आपको बताया था, डॉक्टर सिंधिया रोसेनज्वेब। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है? तो देखिए, हैदराबाद में खोला गया है। ई अधिगम योजना हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो हरियाणा सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना किस केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में शुरू किया गया है? देखिए, इसकी शुरुआत दिल्ली में की गई है। देखिए फ्रेंड्स, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने अपना स्थापना दिवस हाल ही में कब मनाया? 7 मई को मनाया है। देखिए फ्रेंड्स, 6th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। रेलवे सुरक्षा बल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने मानव तस्करी को रोकने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? एसोसिएशन फॉर वॉलेंट्री एक्शन के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत और किस देश के बीच की सीमा पर चलती फिरती सीमा चौकियों का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, बांग्लादेश में 3 चौकियां बनाई जा रही हैं। धनुष श्रीकांत ने 24वें मूक बधिर ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है। देखिए, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसको एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने निलंबित कर दिया है? कमलप्रीत कौर को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था 8 और 9 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 10 मई के करंट अफेयर्स को भी कवर कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रैक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले मिल सके। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रैक। थैंक यू फ्रेंड्स। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।